आज की दास्तान हमें ले जाती है एक ऐसी औरत के जीवन में जिसका नाम है एमा, एक उम्रदराज महिला जो बर्फीली वीरानी के बीच अपने पति द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर में अकेली जिंदगी काट रही है। सच कहें तो एमा की दुनिया उसी दिन उजड़ गई थी जिस दिन किस्मत ने उससे उसका हमसफर छीन लिया। आज साल भर बाद उन बीते पलों की कसक और भी गहरी हो गई है, क्योंकि ठीक इसी दिन उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। 1 साल तक उसने उसकी आखिरी निशानी उसकी राख को सहेज कर रखा, पर आज उसने तय किया है कि वह इसे उस जगह पर ले जाकर मुक्त करेगी जहां कभी उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी, झील के किनारे। मौसम कितना भी खतरनाक क्यों न हो, एमा अपने तय फैसले से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने खुद की पुरानी सेमी ट्रक में बैठकर सफर शुरू किया और आगे बढ़ने से पहले अपनी और अपने पति की तस्वीर सामने रख ली, मानो वह अभी भी उसके साथ सफर कर रहा हो। रेडियो पर लगातार चेतावनियां दी जा रही थीं, आने वाला तूफान बेहद खतरनाक है, बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें। लेकिन यादों के बोझ में डूबी एमा के कदम रुकने वाले नहीं थे। ज्यादा दूर नहीं गई थी कि बर्फ की मोटी परत उसकी विंडशील्ड पर गिरती चली गई। रास्ता धुंधला होने लगा। मजबूर होकर उसने ट्रक को किनारे रोका और मैप फैलाकर रास्ता समझने की कोशिश की, लेकिन बर्फ ने तो हर दिशा को एक जैसा बना दिया था। कहाँ जाना है यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जंगल से आती एक धीमी रहस्यमयी सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। आवाज का पीछा करते करते एमा एक पुराने लकड़ी के कॉटेज पर पहुंची। बाहर एक बूढ़ा आदमी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। ट्रक से उतरते ही एमा की नजर जमीन पर पड़े खून पर पड़ी, जो उसे बेहद असामान्य लगा। एक पल को उसने पीछे लौटने का सोचा भी, पर रास्ता पूछना ही था, सो वह आगे बढ़ी। वह शख्स भी अचानक उसे देखकर घबरा गया। एमा ने माफी मांगी और झील का रास्ता पूछा। उसने कहा कि झील पहाड़ के पीछे है। एमा की नजर फिर से उस खून पर गई तो वह बोला, हिरन का खून है, कुछ नहीं। एमा वहाँ से ट्रक लेकर झील की ओर बढ़ गई। झील पर पहुँचते ही यादों का तूफान उसके अंदर फिर से उमड़ पड़ा। वही जगह जहाँ वह और उसका पति साथ में फिशिंग करते थे। उसने बैग से राख निकाली ही थी कि अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। घबराकर वह ट्रक के पीछे छुप गई और दूर जंगल में एक लड़की को दौड़ते देखा, घबराई हुई, किसी से बचती हुई। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाती, पीछे से वही बूढ़ा आदमी बंदूक ताने खड़ा था। भागी तो गोली मार दूंगा। लड़की डरकर उसके साथ चली गई। एमा के अंदर कई सवाल उठने लगे। ये लड़की कौन है? ये बूढ़ा आदमी आखिर चाहता क्या है? ये दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं? सिग्नल न होने के कारण पुलिस को मदद के लिए कॉल करना भी नामुमकिन था। एमा ने ट्रक लेकर लौटने की कोशिश की, लेकिन ट्रक पहियों सहित एक बर्फीले गड्ढे में फंस गई। बार बार कोशिश की, पर ट्रक हिली भी नहीं। मजबूर होकर वह पैदल चल पड़ी। रास्ते में उसे वही दुकाननुमा कॉटेज दिखा और उसने सोचा अंदर जाकर कुछ पता लगाया जाए। तभी उसकी नजर पड़ी कि बूढ़ा आदमी कार लेकर कहीं जा रहा था। एमा ने मौका देखा और दबे पांव कॉटेज के करीब गई। दरवाजा बंद था। फिर उसे बेसमेंट की एक छोटी खिड़की दिखी। अंदर झांक कर देखा तो उसी लड़की को उसने अंदर कैद पाया, मुंह पर टेप, हाथ पैर जकड़े हुए। एमा ने उसे दिलासा दिया, पर तभी 2 गाड़ियां आकर रुकी। एक में वह बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी थी, हाथ में बंदूक लिए। खतरा निश्चित था, इसलिए एमा ने शीशे पर लिखा, मैं वापस आऊंगी। अंदर पति पत्नी की बातचीत से साफ पता चल रहा था कि लड़की का अगवा करना दोनों की मिलीभगत है। आज लड़की को खत्म करने का उनका इरादा था, पर तभी पत्नी की नाक से खून बहने लगा, जो उसके मानसिक अस्थिर होने का संकेत था। इसी के दरमियान उसकी नजर एक ग्लव्स पर पड़ी, जो देख वह समझ गई कि जरूर यहाँ कोई और भी आया था और हो सकता है कि उसे सब कुछ पता चल गया हो। इतने में वह उसे एमा के लिखा हुआ वह संदेश भी दिख जाता है, जिसे अब वह पूरी तरह से पूर्ति हो गई है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई तो आया था। उसने अपने पति से पूछा कि यह दस्ताना किसका है। वह भी हैरानी से देखते हुए कहता है, मुझे क्या मालूम है, लेकिन यह तुम्हें कहाँ मिला? उसने बताया कि यह बाहर पड़ा था, जो सुनने पर वह भी परेशान हो गया। उसे याद आया कि एक लेडी आई थी उसे झील का रास्ता पूछने के लिए। हो सकता है कि यह उसी का हो। यह सुनने पर उसकी पत्नी आना गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि अगर उसने जाकर किसी को भी बता दिया यहाँ पर क्या हो रहा है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
इसीलिए वह बंदूक लेकर बाहर चली गई और जबरदस्ती रेनाल्ड को भी अपने साथ लेकर गई। इधर एमा ने बड़ी ही चालाकी से अपने पति द्वारा बनाए गए एक शर्ट को तैयार किया जो उसने किसी भी दिक्कत समय इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। लेकिन आज एमा ने उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करने का सोचा। दोनों ने उसे देखा पर आगे सिर्फ रेनाल्ड गया, लेकिन तभी उसका पैर वहां पर बर्फ पर पड़ा जिसे एमा ने जानबूझकर नरम कर दिया था ताकि जैसे ही वह उस पर अपने कदम रखे वो टूट जाए, और हुआ भी ऐसा ही है। वो चिल्लाते हुए ठंडे पानी में गिर गया। एना फौरन आगे आई और उसे निकालने में लग गई। इधर इस चीज का फायदा उठाकर एमा इनके घर में घुस जाती और बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है, जो उसे मिल भी गया, लेकिन उसमें ताला लगा था। तो अभी वक्त ना जाया करते हुए उसने उसे तोड़ने का फैसला किया, जो कुछ कोशिशों के बाद भी टूट भी जाता है। नीचे गई तो वहाँ उस बेसमेंट की हालत को देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहीं पर वह लड़की भी थी, पर उसके हाथ पर उन लोगों ने जंजीरों से बांध रखे थे, जिसे अभी इतनी जल्दी तो खोल पाना नामुमकिन है। इसीलिए उसने कहा कि वह घबराए ना, जल्दी ही वह फिर वापस लौटेगी। इस बारी वह खाली हाथ नहीं आएगी, बल्कि उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया। बेसिन में लगे नल को खोल दिया, जिससे वह पूरे घर में धीरे धीरे करके पानी भरने लगा। जो इस ठंड में गर्म करने के लिए इनके पास लकड़ियां थी, उन्हें भी उसने भीगा दिया। बाहर आ गई, लेकिन ना जाने कैसे एना ने उसे देख लिया। वो उस पर शूट करने लगी, एक गोली जो किस्मत से सिर्फ उसके हाथ में ही लगी थी। इसीलिए वह जैसे तैसे खुद को बचाते हुए वहां से भागकर अपनी ट्रक के पास आ गई। लेकिन इस तरफ जब यह पति पत्नी घर में घुसे तो इन्होंने जब घर की हालत को देखा तो इनके दो होश उड़ गए। पूरा घर पानी से भर चुका है। रिवोल्ट, जो कि अभी भी ठंडे पानी में गिर गया, उसे तुरंत ही गर्म आग की जरूरत थी, वरना वह ठंड से मर जाएगा। पर आग तो जल ही नहीं सकती, क्योंकि लकड़ियां इन्होंने रखी थी वह पूरी भीग चुकी है। तो अब बस दो ही ऑप्शन है, या तो यह बाहर से सूखी लकड़ियां ढूंढकर लानी पड़ेगी, या फिर इन्हें इंतजार करना होगा। परंतु रिवोल्ट के पास ज्यादा समय नहीं है। एमा जाकर अपनी ट्रक के पास खुद के इलाज करना शुरू करती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी अपने हाथों पर। उसकी शादी के रिंग कहीं गुम हो चुकी है, और इस आनंदफनन में वह भाग उस गड्ढे के पास वहां पर गई। उसे वह नहीं मिली, जिसे वह मायूस होकर अपने उस सुनहरे पल को याद करने लगी, जब उसे पति ने पहली बार उसे वह रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज किया था। उस दिन को वह कभी भी भूल नहीं पाएगी। तभी उसने देखा कि वह भूला शख्स अपनी बंदूक वहीं छोड़ गया। उसे उठाकर वह प्रण लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए वह उस लड़की को बचा कर रहेगी, फिर चाहे खुद की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े उसे। दूसरी ओर एना जैसे तैसे अपने पति को कार तक घसीट लाई ताकि हीटर की गर्मी से उसकी हालत कुछ संभल जाए। लेकिन रिवोल्ट साफ कह चुका था कि अब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। उसका पूरा शरीर ठंड से जकड़ चुका था। एना फिर भी जिद पर अड़ी रही। उसके मुताबिक सुबह होने से पहले सब कुछ निपटाना जरूरी था, वरना किसी के आ जाने पर वे बड़ी मुश्किल में फंस सकते थे। घर में दाखिल होते ही उसने रिवोल्ट को हिदायत दी कि वह बाकी का सामान जुटाए और तुरंत झील की तरफ निकल पड़े, जबकि वह उस लड़की को लेकर पीछे पीछे आएगी। रिवोल्ट की हालत देखते हुए यह उसके बस की बात नहीं थी, मगर एना के दबाव में उसे मानना ही पड़ा। कुछ देर बाद दोनों ने उस बंधक बनी लड़की को बाहर लाया और कार की पिछली सीट पर बैठा दिया। उसी समय रिवोल्ट के दिमाग में बिजली सी चमकी। उसे याद आया कि उसकी बंदूक तो यहाँ है ही नहीं। यह बात जैसे ही एना को मालूम हुई, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने रिवोल्ट को एक जोर का थप्पड़ मारा और झल्लाते हुए कहा कि बिना वक्त गवाए झील पर पहुंचो। दूर खड़ी एना यह सब देख रही थी और उसे लगा कि शायद अब ठीक मौका है घर लौटकर उस लड़की को बचाने का। यह साफ दिखाता है कि उनके रिश्ते पर हमेशा से एना का ही दबदबा रहा है। जो कुछ भी घट रहा है या आगे होने वाला है, उसमें ज्यादातर फायदे की स्थिति एना की ही लगती है। बेचारा रिवोल्ट थका हारा भारी स्लेट को घसीटते हुए झील के किनारे पहुंचा और वहां जाकर अपना काम शुरू कर दिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लड़की अब घर में है ही नहीं। खैर, एना सीधे कॉटेज में दाखिल हुई। लड़की तो नहीं मिली, पर उसे वहाँ कुछ औजार दिखे जिनसे वह अपना जख्म ठीक कर सकती थी। उसने उन औजारों की मदद से अपने हाथ में फंसी गोली निकाली और फिर बाहर आकर रिवोल्ट की कार में लगे रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश करने लगी। शायद उसका सिग्नल मिल भी गया था।
लेकिन तभी रिवोल्ट पीछे से आ धमका और उस पर हमला कर बैठा। हालांकि उसकी खुद की हालत पहले से ही इतनी बिगड़ी हुई थी कि वह ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाया और ऊपर से एना ने उसका पैर भी घायल कर दिया था। वह उसके सामने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। रोते रोते उसने सारी सच्चाई उगल दी कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं। दरअसल उसकी पत्नी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। जिस लड़की को वे दोनों कैद में रखे थे वह पहले भी कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है और एना को पागलपन में यह भ्रम हो गया था कि अगर वह उसे खत्म कर देगी तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी वजह से वह उसे झील के पास ले गई थी। रिवोल्ट ने कहा कि वह खुद भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए उसे अस्पताल पहुंचने दिया जाए। रिवोल्ट की हालत देखकर एमा का दिल पसीज गया। उसने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन जाकर पुलिस को यहाँ भेजना, तभी तुम्हें जाने दूंगी। रिवोल्ट ने हामी भर दी और जाते जाते उसने एमा को उसकी वेडिंग रिंग भी पकड़ा दी जो उसे कॉटेज में पड़ी मिली थी। यह देखकर एमा के चेहरे पर हल्की सी राहत आ गई। लेकिन जैसे ही रिवोल्ट आगे बढ़ा, अचानक उसके सामने उसकी पत्नी की कार आकर रुक गई। उसने चीखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें वहीं रहने को कहा था। रिवोल्ट ने उसे बताया कि वह जख्मी है और डॉक्टर के पास जा रहा है, पर एना उस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। उसे लगा कि रिवोल्ट उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। रिवोल्ट ने उसे समझाना शुरू किया कि जो कुछ भी वह कर रही है वो गलत है, उन्हें यह सब यहीं खत्म करना होगा। लेकिन यह सुनकर एना का दिमाग और भड़क गया। उसने पति पर ही बंदूक तान दी। उसकी नाक से दोबारा खून बहने लगा और अब वह किसी भी बात की परवाह करने वाली नहीं थी। इधर एमा ट्रक के पास लौटी और उसे धक्का देकर झील में उतार दिया। फिर ट्रक में आग लगा दी ताकि दूर तक धुआं दिखाई दे और आसपास के रेंजर या पुलिस का ध्यान उधर जाए। और हुआ भी वही। बाहर आते ही दो पुलिस वालों ने उसे देख लिया। पहले तो उन्हें लगा कि वही कातिल है, लेकिन जैसे ही एमा ने बात बताई वे दोनों उसके साथ कॉटेज की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही वे कॉटेज के पास पहुँचे, बाहर खड़ी एना की कार उन्हें दिख गई। दोनों पुलिस वाले सावधानी से आगे बढ़े ही थे कि एना ने अचानक हमला कर दिया। दोनों को गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया और फिर एमा पर भी फायर खोल दिया। एमा किसी तरह ट्रक के पीछे छिपकर जान बचा पाई। सही मौका देखकर एमा ने उसके पैर में गोली दाग दी, जिससे एना लहूलुहान हो गई। लेकिन इसके बावजूद वह दोबारा उठ खड़ी हुई और फिर से फायरिंग करने लगी। बचने के लिए एमा एक लकड़ी के तख्त के नीचे छिप गई। एना ने वह तख्ता पलट दिया और गोलियां चलाईं, जिनसे एमा बेहोश हो गई। बेहोशी में एमा उस दिन में लौट गई जब वह रसोई में खड़ी अपने पति के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। वही दिन जब उसके पति ने कैंसर से अपनी आखिरी सांसें ली थीं। वह याद उसकी रूह तक कांप गई। जब उसे होश आया तो वह उसी बेसमेंट में थी, उस बंधक लड़की के ठीक पास। होश में आते ही उसने सबसे पहले उसे आजाद किया और उसका नाम पूछा, मिया। फिर दोनों बेसमेंट के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाहर एना खड़ी थी और उसने उन्हें वापस भीतर धकेल दिया। दोनों समझ चुके थे कि इस औरत का इरादा सिर्फ हत्या नहीं, कुछ और ही है। अगले दिन एना उन्हें लेकर झील के किनारे पहुंची, जहां उसने एक टेंट लगा रखा था। अंदर जाकर दोनों के होश उड़ गए। वहां लीवर ट्रांसप्लांट के सारे उपकरण मौजूद थे। अब उनकी समझ में आ गया कि वह क्या चाहती है। एमा ने खुद को आगे कर दिया, अगर तुम्हें लीवर चाहिए तो मेरा ले लो। लेकिन एना का कहना था कि उसका शरीर पहले ही कमजोर पड़ चुका है। उसे एक जवान लीवर चाहिए क्योंकि वह अमर होना चाहती थी। उसने एमा को मिया को बांधने का आदेश दिया। एमा ने बांधा तो सही, पर ढीला, ताकि वह मौका मिलते ही खुद को छुड़ा सके। एना ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई, लेकिन एमा उससे भिड़ने के लिए तैयार थी। उसने उस पर हमला किया और उसे घसीटकर बाहर ले आई। उसने बंदूक भी तानी, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थीं। एना और भी पागल हो गई और एमा को खींचते हुए उसी गड्ढे की ओर ले गई जहां उसे पहले दफनाने की कोशिश की थी। तभी मिया ने खुद को छुड़ाकर बाहर छलांग लगा दी, लेकिन एमा समझ चुकी थी वह अब ज्यादा देर नहीं लड़ पाए। उसने अपने हाथों की हथकड़ियों से एना को भी बांध लिया और खुद को उस गड्ढे में गिरा दिया। दोनों तेजी से पानी की गहराई में डूबने लगी।
अपनी आखिरी सांसों में एमा ने वह सब पूरा किया जिसके लिए वह दूर तक लड़ती चली आई थी। अपने पति की अधूरी विदाई भी उसी झील में पूरी की और मिया को बचाकर अपना वादा भी निभा दिया। ऊपर खड़ी मिया ने बर्फ में दबा एमा और उसके पति का पुराना फोटो देखा, वही जो एमा ने सारी उम्र अपने सीने से लगाकर रखा था। अब वह उसे अपने साथ ले जा सकती थी क्योंकि एमा उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। कोई इंसान उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकता जहां वह कैद थी, लेकिन एमा पहुंची। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं अगली